यस, अवेयरनेस नहीं थी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। हमने आईआईटी कॉम्पीट किया 1969 में। हमने कोई कोचिंग नहीं अटेंड की, सेल्फ स्टडी। और कुछ यहाँ पे जो प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, सिद्दीकी साहब थे, नज़र सिद्दीकी साहब थे, और आफाक साहब थे फ़िज़िक्स के। इन लोगों की मदद से जो भी स्टडी कर लिया हमने कर लिया, कोई कोचिंग सेंटर नहीं था। और यूपीएससी को लेकर एक हवा रहता है सभी के मन में। बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है, सपना होता है कि हम ऐसा करें, उसे क्रैक करें, सिविल सर्विसेज में जाएं। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशन हो, उसके अकॉर्डिंग लोग नहीं कर पाते या उन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिल पाता प्रॉपर। यहाँ कोई ऐसा नहीं मिला जो कि अपने आप को कमिट कर सके और उसको चला सके। तो बहरहाल आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी सूरत हाल है कि अब टीम तैयार हुई है और डेडिकेटेड लोग हैं जो और कोई काम नहीं करते, इसी पे लगे हैं, हिस्सेदारी है। इस मुल्क में वैसे तो हज़ारों इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और प्राइवेट भी हैं। तकरीबन जहाँ तक मुझे मालूम है मोर देन 50,000 यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन हैं जिन्हें गवर्नमेंट एड देती है या गवर्नमेंट चलाती है पूरी तरह से। लेकिन उनमें से सिर्फ तकरीबन 150 इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं जिन्हें इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस कहा जाता है। देखिए, इसके माने तो बहुत हैं, मल्टी डायमेंशनल हैं। हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारी आबादी 15 से 20% के बीच में है तकरीबन, और हमारा पार्टिसिपेशन, हमारी हिस्सेदारी इन तमाम सर्विसेज में बहुत थोड़ी है। 2 या 3% या ज़्यादा से ज़्यादा 4% आप कह सकते हैं। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त शिबली कॉलेज में मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंजीनियर तारिक आज़म साहब मौजूद हैं, जिनकी सदारत में अभी थोड़ी देर पहले शिबली रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी आज़मगढ़ की एक शुरुआत हुई है, कह लें, या फिर कह लें कि एक सेमिनार आयोजित हुआ है। पहले तो हम इनसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो शुरुआत हुई आज शिबली रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी की, ये क्या है, इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं आज़मगढ़ और आसपास के लोगों को, जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो क्योंकि मैं सर के बारे में तो पहली मुलाकात है, बहुत कुछ नहीं जानता, रैंडमली हमने सर को बुला लिया बातचीत करने के लिए। आपने अपनी स्पीच भी रखी थी उस सेमिनार में, तो मैंने जो कुछ सुना उसके आधार पे मुझे लगा कि मुझे इनसे ज़रूर बात करनी चाहिए और बातचीत करके ये जानना चाहिए कि शिबली रेजिडेंशियल एकेडमी कोचिंग एकेडमी का क्या कॉन्सेप्ट है और इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप उस कॉन्सेप्ट के विषय में बताएं, उससे पहले थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने विषय में बता दें। मेरा नाम जैसा बताया इन्होंने तारिक आज़म है। मैंने इंजीनियरिंग किया आईआईटी मद्रास से 1974 में। फिर एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंकॉक से मैंने मास्टर्स किया। और मैं दुनिया के कई सारे मुल्कों में, हिंदुस्तान के अलावा, हिंदुस्तान में मैंने काम नहीं किया कभी, लेकिन इससे बाहर मलेशिया, इंडोनेशिया, नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट, इन तमाम मुल्कों में मैंने काम किया। और मैं मलेशिया में सेटल्ड हूँ और वहीं मेरी फैमिली रहती है। और मैंने यहाँ पिछले 12 साल से 15 साल से तकरीबन मैं तालीम के मैदान में सरगर्म हूँ। मेरी एक्टिविटीज़ हैं एजुकेशन की फील्ड में। और मैंने अपने गांव में, आबाई गांव में, फतगुदिया जो है फूलपुर के पास, वहाँ पे हेरा पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल कायम किया है, जो रेजिडेंशियल भी है। उसमें बच्चियों की हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं और उन्हें नीट और जेई के लिए प्रिपेयर करने की भी कोशिश हो रही है। ये छोटा सा तारुफ है मेरा। जी, शुक्रिया। अब सर, सीधा मेरा वही सवाल है कि शिबली रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी का क्या कॉन्सेप्ट है और क्यों ज़रूरी है आज़मगढ़ या आसपास के शहरों में इस तरह के कोचिंग जो आप लोग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके क्या मायने हैं सर? जी, देखिए, इसके माने तो बहुत हैं, मल्टी डायमेंशनल हैं। हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारी आबादी 15 से 20% के बीच में है तकरीबन, और हमारा पार्टिसिपेशन, हमारी हिस्सेदारी इन तमाम सर्विसेज में बहुत थोड़ी है। 2 या 3% या ज़्यादा से ज़्यादा 4% आप कह सकते हैं हिस्सेदारी है। इस मुल्क में वैसे तो हज़ारों इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और प्राइवेट भी हैं। तकरीबन जहाँ तक मुझे मालूम है मोर देन 50,000 यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन हैं जिन्हें गवर्नमेंट एड देती है या गवर्नमेंट चलाती है पूरी तरह से।
लेकिन उनमें से सिर्फ तकरीबन 150 इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं जिन्हें इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस कहा जाता है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, IITs हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, IIM है और मिलिट्री एकेडमी है, ये सारी चीज़ें हैं, लॉ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हैं। पूरे हायर एजुकेशन बजट का 52% इन 140 इंस्टीट्यूशंस पे खर्च होता है, 48% में बाकी 50,000 इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इन इंस्टीट्यूशंस में जाने का, मुसलमानों को अपनी हिस्सेदारी लेने का, पार्टिसिपेशन का क्या तरीका होगा? इसमें बहुत सारी दूसरे बड़े शहरों में एकेडमीज़ कायम है, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, हर जगह में। आजमगढ़ में इस तरह की कोई एकेडमी नहीं है। तो हमने वहाँ हेरा पब्लिक स्कूल पे नीट और JEE का वो किया है, और ये ख्याल हम लोगों को बहुत पहले से था, बल्कि एक कोशिश भी हमने की थी आज से 10 साल पहले, छोटी सी, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो कंटिन्यू नहीं हो पाई। इतना अर्सा क्यों लग गया सर यहाँ तक पहुँचते? देखिए, इन सब कामों के लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए। जब हमने पहले शुरू किया था तो हम भी खुद ही मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब में थे, तो वो वक्त दे नहीं पाए, और यहाँ कोई ऐसा नहीं मिला जो कि अपने आप को कमिट कर सके और उसको चला सके। तो बहरहाल आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी सूरत हाल है कि अब टीम तैयार हुई है और डेडिकेटेड लोग हैं जो और कोई काम नहीं करते, सिर्फ इसी पे लगे हैं। तो और उनके बैकग्राउंड में भी और सपोर्ट करने वाले लोग भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी टीम है। तो हमें बहुत उम्मीद है कि ये जो होना जा रहा है, दिस विल रीच ग्रेट डिग्री ऑफ सक्सेस। और UPSC यानी सिविल सर्विसेज के जो कंपटीशन है वो हर साल होते हैं। आप 1000+ उसमें सिलेक्शन होता है। तकरीबन मेरे ख़्याल से 10-12 लोग इनिशियली पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें छटते 1 लाख लोग रह जाते हैं। अब उसमें हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से मुश्किल से 30, कभी 35, कभी बहुत ज़्यादा हो गए तो 50 स्टूडेंट्स आ जाते हैं। लेकिन वो 50 स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेशन है वो उसको फाइनली 5000 से है, वो 5000 में से हम 50 निकाल के लेते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त रेशियो है। लेकिन उस 5000 जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हमको 5000 से उठा के अगर 12 लाख बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन है, आप समझ लीजिए कि उसका 20% अगर हमारी पॉपुलेशन है तो समझ लीजिए 2,40,000 होनी चाहिए हमारा पार्टिसिपेशन। या आप 15% ले लें तो भी आपको तकरीबन 20,000 होना चाहिए, तो 1,20,000 होना चाहिए। और हमारा होता कितना है? 5,000 है। तो हमारे बच्चे आएंगे कैसे? तो हम जब यहाँ पे एकेडमी कायम होगी तो आजमगढ़ के बच्चों को भी एक हौसला पैदा होगा, एक अपने बीच में जब ये एकेडमी चलेगी तो इनको भी सारी चीज़ों को UPSC को लेकर एक हवा रहता है सभी के मन में। बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है, सपना होता है कि हम ऐसा करें, उसे क्रैक करें, सिविल सर्विसेज में जाएं। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशन हो, उसके अकॉर्डिंग लोग नहीं कर पाते, या उन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिल पाता प्रॉपर, इस वजह से भी लोग नहीं कर पाते। उनके मन में हवा होता है कि आखिर ये कैसे होता है, कैसे करेंगे। तो जब प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं मिलता तो वो थक हार के बैठ जाते हैं या अन्य कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग किस तरह का एटमॉस्फेयर, किस तरह का माहौल क्रिएट करेंगे कि दिल्ली जैसी पढ़ाई, वैसे तो कहा जाता है कि UPSC के लिए सबसे पहले इलाहाबाद माकूल जगह थी, सबसे उपयुक्त जगह थी, हाँ थी किसी ज़माने में। दिल्ली के बच्चे वहाँ आते थे पढ़ने के लिए, लेकिन आज माहौल ऐसा हो गया कि सब कुछ दिल्ली में ही बेस्ड होके रह गया है। अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो दिल्ली का सफ़र करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे किस तरह की आप लोग सुविधाएं लोगों को देने जा रहे हैं, किस तरह का यहाँ पे कल्चर डेवलप करने जा रहे हैं ताकि वो जो गैप है आजमगढ़ और दिल्ली के बीच वाला वो ख़त्म हो सके? देखिए, इसकी कामयाबी के लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो हम कायम कर रहे हैं उसमें कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे पाएंगे, कोच जो फैकल्टी है वो कितनी अच्छी होगी, और जो इन्वायरमेंट है, लाइब्रेरी है और सारी चीज़ें। लेकिन उसी का दूसरा पहलू है कि किस तरह के बच्चे हम अट्रैक्ट करते हैं। जी, अब जाहिर बात है आजमगढ़ में जो कॉलेजेस हैं वहीं से निकले हुए लोग यहाँ आएंगे। जो हम आजमगढ़ के बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं वो तो शायद मुश्किल से नहीं आ पाएंगे, यानी आने का सोचेंगे भी नहीं शायद। जो आजमगढ़ के कॉलेजों का क्या मेयार है वो सबको मालूम है। जी, तो उससे एक्सपेक्टेशन करना कि वहाँ के बच्चे यहाँ इसमें आके और कामयाब हो जाएं, ये ज़रा अभी दूर की बात है।
इसके लिए जो यहाँ फैकल्टी होंगी, जो पढ़ाने वाले लोग रहेंगे, जो तैयारी कराएंगे, वो कहाँ से? वो बाहर से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, वो क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। जी जी, बेसिक वो लोग होंगे जो उन्होंने पास कराया है, बच्चों को कामयाब कराया है, वो लोग होंगे। तो उसका अभी पूरा डिटेल तो प्रोफेसर साहब ने दिया था। जी, वो सारा डिटेल वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, दूसरी चीज़ हम ये कर रहे हैं कि आजमगढ़ के बच्चों को हम इसमें दाखिल कोचिंग एकेडमी दाखिल होने से पहले एक फाउंडेशन कोर्स कराएं। जब वो बीए कर रहे हों, बीएससी कर रहे हों शिबली कॉलेज में या कहीं और, तो वो साथ में 3 साल का डिग्री कोर्स होता है, उसके साथ साथ फाउंडेशन कोर्स। तो उसमें क्या है, उनका आउटलुक ब्रॉड हो जाएगा, उनके नॉलेज बेस ब्रॉड हो जाएगा, उनको सही मालूम हो जाएगा कि करना क्या है हमको। एक्चुअली यूपीएससी की हम एकेडमी ज्वाइन कर लें तो हमें करना क्या है और कैसे ये मंजिलें तय करनी है। तो ये धीरे धीरे ये पार्टिसिपेशन बढ़ेगा इन कॉलेजेस में भी। उम्मीद करते हैं कि एजुकेशन का मेयार बढ़ेगा। और इसके अलावा एक और बात है कि आजकल मतलब पिछले 15-20 साल से आजमगढ़ में अच्छे खासे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स कायम हो चुके हैं और उसमें कुछ अच्छे हैं स्कूल्स हैं, और वहाँ से निकले हुए बच्चों को हमको अट्रैक्ट करना है, क्योंकि उनको लैंग्वेज की उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम होगी। तो उन बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए भी हम इंशाल्लाह स्कीम्स बनाएंगे और उनको अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जब जमा होंगी, रॉ मटेरियल मीन्स स्टूडेंट्स और फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंशाल्लाह सक्सेस इज़ डेफिनेट। देखिए, सारा काम डेडिकेशन कमिटमेंट का है और दोनों तरफ से बच्चों को भी मोटिवेट करना है कि वो अपने को कमिट कर रहे हैं अपने। इसके लिए बच्चों को एजुकेट करने के लिए कोई सेमिनार वगैरह या कुछ इनकरेज करना, ये सारी चीज़ें, वक्तन फ़वक्तन सेमिनार करना, इस पर उनको बताना, उनको गाइड करना और ये फैसिलिटीज़ करना। तो ये एक बड़ी प्रोजेक्ट है और इसकी लंबी प्लानिंग करनी है कि आगे इसको हो सकता है रिज़ल्ट 1 साल 2 साल में भी आ सकता है। बच्चों के सिलेक्शन के ऊपर है, कहाँ हमको कितने अच्छे कैंडिडेट्स मिलते हैं। लेकिन ये जब चलेगा 5 साल 10 साल तो ये मैच्योर होगा और फिर इसका फ़ायदा पूरे ज़िले को मिलेगा, केवल कई ज़िलों को मिलेगा यहाँ के क़ुर्ब जवार में। इस सेमिनार में प्रोफेसर आबिद हलीम साहब भी मौजूद थे। उन्होंने बहुत सारे तौर तरीके बताए, बहुत सारे गाइडेंस भी बताए कि किस तरह से हमें ये सारी चीज़ें करनी है। बहरहाल बातचीत आपसे हो रही है तो वहाँ पे आप भी मौजूद थे। मैं चाहता हूँ कि आप उस सवाल आपसे ना पूछ के अगर मैं उनसे पूछता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन बातचीत करने के लिए आप मौजूद हैं मेरे साथ, तो ये इस सवाल का भी जवाब आप ही दे दीजिए कि बेसिकली कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका ध्यान यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को देना होता है। देखिए, एक तो उनको लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। हर लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज उन्होंने पढ़ी है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। अच्छा, और इंग्लिश, डेफिनेटली इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश ही का चलन है ज़्यादा है और ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल है इंग्लिश लैंग्वेज में। और उनको पढ़ाई के साथ साथ करंट अफेयर्स से बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए उनकी, या दुनिया में क्या हो रहा है, क्या मसाइल हैं, क्या उनका हल पेश किया जा रहा है, इकोनॉमिक मसले क्या हैं, पॉलिटिकल मसाइल क्या हैं, ये सारी जो करंट अफेयर्स हैं इनके बारे में अवेयरनेस हो। अभी अब किसी बच्चे से, यहाँ के डिग्री के बच्चे से पूछ दीजिए कि भाई वहाँ ईस्टर्न यूरोप में क्या हो रहा है इस वक्त, रशिया और EU के बीच में क्या जंग छोड़ी है, EU क्या चीज़ है, तो बच्चों को नहीं मालूम है। ये सारी चीज़ें इनको जो है बहुत अच्छी तरह इनको ये बच्चे जो एस्पायर कर रहे हैं, जिनका ये ख्वाब है कि वो UPSC क्लियर करेंगे, क्रैक करेंगे, उनको बहुत ज़रूरी है कि वो जनरल नॉलेज, ख़ास तौर से करंट अफेयर जो है उसको पढ़ते रहें, उसके बारे में जानें, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसमें। और लैंग्वेज है और हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से वो। आज सर इसकी शुरुआत हुई है, मतलब एक सेमिनार आयोजित हुआ है, बाकी इसकी सारी डिज़ाइनिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, पम्पलेट्स वगैरह, ब्रोशर वगैरह सब छपे हुए हैं, तो एग्जीक्यूशन कब से इसका होना, कब एग्जीक्यूट करेंगे आप लोग इसको? अब तो अगस्त प्लान है हमारा कि इसको शुरू करना है, क्योंकि अभी तो हाँ, क्योंकि इंटरव्यूज़ अभी शुरू हो गए हैं, टेस्ट वगैरह है, तो एग्ज़ाम्स अभी शुरू हो चुके हैं, तो बच्चे अगस्त से ही आएंगे हमारे पास। जी, तो क्या सीटें वगैरह हैं, कुछ डिसाइड किया है आपने? हाँ, 50 सीट अभी इनिशियली जो हम 50 सीट्स रख रहे हैं, लेकिन उसको इंक्रीज़ करके बढ़ाएंगे और अभी तो 50 बच्चों का हमारा प्लान है।
कि एज़ पर फैसिलिटी जो हमारे पास अवेलेबल है, तो 50 के लिए ही तो क्या आजमगढ़ के बच्चों के लिए कोई ऐसा कोटा भी है कि नहीं 100 बच्चों में 50 आजमगढ़ के 45, या जो लोग क्वालिफाई करेंगे सारे आ सकते हैं? देखिए, अगर कोटा रख दें आजमगढ़ के बच्चों के लिए, तो उनके अगर वक्त बर्बाद होता है 2-3 साल करने के बाद और ना क्वालिफाई कर पाएँ, तो उन्हें रखने का फ़ायदा है। सारे मानकों को अगर पूरा करें, सारे मानकों को पूरा करें तो उनको हम तो एक्स्ट्रा 5 नंबर देंगे। सारे मानकों को पूरा करें तो एक्स्ट्रा 5 नंबर उन्हें दिए जाए। अभी आप मेरा पूछना था, और कहीं से ये नहीं कि एग्जैक्ट। और दूसरी चीज़ की जो फाउंडेशन कोर्सेज, जब जैसा कि लाइब्रेरी में एंट्री सिर्फ उनकी रहेगी जो 50 स्टूडेंट्स रहेंगे, उनकी टेबल्स रहेंगे वहाँ पर, लेकिन जो हमारी क्लास रूम आजमगढ़ के हर बच्चे के लिए खुली रहेगी। कभी भी आके वो हमारे लेक्चर्स में वो बैठ सकता है, वो खुली रहेगी। रहने वगैरह का क्या इंतजाम? जो 50 बच्चे हैं उनके रहने के लिए हॉस्टल है, और उसमें तमाम जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं हॉस्टल की, सब हम अरेंज कर रहे हैं। भी इसमें हाँ, लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, उनके लिए अलग से हॉस्टल हम बना रहे हैं। तो क्या उसमें कोई रेशियो रहेगा लड़के और लड़के? नहीं, कोई रेशियो हमने फिक्स नहीं किया है। जो क्वालिफाई करेगा, सबसे पहली चीज़ वही है कि क्वालिफाई जो करेगा उसको लाएंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे आज तो टेक्निकली हम लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं, कहीं पे भी अगर जैसे हमें जाना है, ट्रैवल करना है, या किसी भी विषय के विषय में भी हमें समझना है किसी भी सब्जेक्ट को, तो ऑनलाइन तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तमाम प्रोफेसर्स के लेक्चर्स हैं वहाँ पे, तमाम सक्सेस स्टोरी है वहाँ पे, लोगों के बारे में हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने किया। आज के दौर में भी तमाम सुविधाओं के होने के बावजूद युवा रोना रोते हैं कि हमारे साथ ये सुविधा नहीं है, हमें ये सारी चीज़ें अगर मिल जाती तो हम ऐसा कर देते, वैसा कर देते। वहीं 1974 में एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा जागरूकता वगैरह नहीं थी, लोग इतने कॉन्शियस नहीं थे कि नहीं पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो थोड़ा उस दौर के बारे में बताएं कि जब आपने 74 में सर इस तरह से मुकाम हासिल किया। 67 में हमने हाई स्कूल किया था और 67 में हाई स्कूल किया था। तब की क्या सिचुएशन? बता रहा हूँ ना भाई, अब सवाल समझ लिया मैंने आपका सवाल। और 69 में मैंने शिबली कॉलेज से इंटरमीडिएट किया था जी। उस ज़माने में जो प्रोफेसर्स और कॉलेज का एजुकेशन का जो मेयार था, जो लेवल था, आज के दौर से बहुत अच्छा था। आज वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ के इवन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में नहीं है जो शिबली कॉलेज में उस ज़माने में थी। नंबर 1। नंबर 2, यस, अवेयरनेस नहीं थी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। हमने IIT कॉम्पीट किया 1969 में, हमने कोई कोचिंग नहीं अटेंड की, सेल्फ स्टडी। और कुछ यहाँ पे जो प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, सिद्दीकी साहब थे, नज़र सिद्दीकी साहब थे, और आफाक साहब थे फ़िज़िक्स के, इन लोगों की मदद से जो भी स्टडी कर लिया हमने कर लिया। कोई कोचिंग सेंटर नहीं था, और IIT में बैठे और हमने क्लियर किया। तो उस ज़माने में फैसिलिटीज़ कम थी, लेकिन निकलते भी तो कम लोग थे। आज तो काफ़ी लोग, हालांकि IIT के अभी भी बहुत कम निकलते हैं आजमगढ़ से, नीट वगैरह के तो काफ़ी निकलने, ज़्यादा यहाँ के लोगों का फोकस ज़्यादा नीट पर है। IIT JEE पे बहुत कम है और बहुत कम निकलते हैं लोग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया है अपने हेरा पब्लिक स्कूल में, उसकी कोचिंग पूरी JEE की शुरू कर दी। तो वहाँ पे कैसे? अभी तो इसी साल से शुरू किया है जी, अभी अब 2-3 साल में उसका रिज़ल्ट आएगा। तो कितने बच्चे हैं सर इस वक्त? इस वक्त तकरीबन 15 बच्चे हैं। अगर कोई करना चाहे वहाँ हाँ तो आए, वो आए अपना। हम भी वही करते हैं, पहले वो अगर हमारा टेस्ट क्वालिफाई करता है, तो ऐसे बच्चों को रखने से कोई फ़ायदा नहीं जिनके लिए आप उनकी बेसिक सही नहीं है जी। तो वो पैसा ज़ाया होगा, समझा, सारी मेहनत ज़ाया होगी। तो बेसिक अगर हमारा टेस्ट वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो चाहे नीट या JEE के लिए हम उनको हॉस्टल में भी रखेंगे, और जो उनसे रियली अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनको हम फ्री भी पढ़ाएंगे अगर उनके वालिदैन गरीब हैं तो, और वो क्वालिफाई करते हैं, वी गिव देम स्कॉलरशिप। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखा आपने शिबली रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी की आज विधिवत शुरुआत हो गई, अगस्त से चलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए तमाम जो ज़रूरी प्रोसेस हैं उसको पूरा कर लिया गया है। और हमने बात किया इंजीनियर तारिक आज़म साहब से और जावेद साहब से। उन्होंने हर एक विषय पर रोशनी डाली कि किस तरह से इसकी शुरुआत करेंगे, लड़कियों की क्या भूमिका होगी,
कितने लोगों का इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, उसके मानक क्या क्या होंगे, तमाम चीज़ों पे हमने चर्चा पर चर्चा की। आपको हमारी और तारिक आज़म साहब की बातचीत कैसे लगी, जावेद साहब की बातचीत कैसे लगी? अगर आपके भी कोई सवाल या सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज एक नई शुरुआत हुई है और आज़मगढ़ और आसपास के ज़िले के जो बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा मौका, जो दिल्ली लोग जाके करते थे, दिल्ली के प्रोफेसर आके यहाँ पे पढ़ाएंगे बच्चों को और तैयारी कराएंगे। और 3 साल लोगों के हिसाब से बताया लोगों ने, 3 साल अपनी ज़िंदगी का इस तरह से तैयारी यहाँ पे करते हुए गुजारा, तो निश्चित तौर पर कामयाबी पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कि मतलब जैसे रात में भी उन्होंने सेमिनार में एक स्पीच के दौरान मुझे बताया गया, हम सभी लोगों ने सुना कि रात में भी एक लड़की आती थी, 12 बजे से लेकर सुबह तक वो पढ़ती थी लाइब्रेरी में। तो इस तरह के लोग जब इस डेडिकेशन के साथ पढ़ाई लिखाई करेंगे तो मुझे लगता है कि आज़मगढ़ के बच्चे हों या कहीं भी हमारे आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ के रहने वाले बच्चे हैं, उनको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको शिबली रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी की शुरुआत कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।